सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो है मार्क्स का वर्क संघर्ष का सिद्धांत। इसको आप मार्क्स के वर्क का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मार्क्स वर्क के बारे में क्या बोलते हैं, फिर वो वर्क से वर्क संघर्ष के बारे में क्या बोलते हैं। इस तरह से हम इस थ्योरी में आगे बढ़ेंगे, सिद्धांत में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों के हितों में परस्पर विरोध पाया जाता है अथवा समाज के विभिन्न वर्गों के हित परस्पर विरोधी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मार्क्स की एक समझ थी कि हमेशा ये जो विरोध है वो लोगों के अलग अलग जो हित हैं वो उनको परस्पर विरोधी बनाता है, या समाज विभिन्न वर्गों के हित परस्पर विरोधी होते हैं। तो समाज में जो अलग अलग वर्ग होते हैं उनके जो हित हैं वो भी परस्पर आपस में विरोधी होते हैं। तो एक के लिए अगर कोई चीज़ अच्छी है तो हो सकता है कि दूसरे के लिए वो खराब हो। तो कहीं ना कहीं ये विरोध भाव जिसके बारे में मार्क्स पहले भी बोलते थे वो यहाँ पे झलकता है। मार्क्स इस संघर्ष का आधार, तो अब ये जो विरोध है, ये जो आपस में जो परस्पर हितों के लिए एक दूसरे का विरोध है, इसको वो संघर्ष बोलते हैं। और इस संघर्ष का आधार भिन्न हितों के कारण उत्पन्न होता है और उत्पादन के साधन मानता है। अब ये हित कहाँ से बनते हैं, ये हित बनते किस चीज़ के लिए हैं? ये आपकी ज़रूरतों के लिए बनते हैं। ज़रूरत किससे पूरी होती है? आपके उत्पादन के साधनों से। तो वर्ग संघर्ष को समझने के लिए पहले वर्ग की अवधारणा समझना जरूरी है, जो कि हम यहीं पे पढ़ेंगे। देखिए, वर्ग शब्द अंग्रेजी के क्लास शब्द का हिंदी रूपांतर है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द क्लासेस से बना है, जिसका अभिप्राय व्यक्तियों की श्रेणी अथवा शस्त्रधारी समूह है ना। तो ये जो वर्ग है, वर्ग शब्द अंग्रेजी के क्लास शब्द का हिंदी रूपांतरण है ना। तो ये जो क्लास है उससे निकला है और ये लैटिन भाषा के क्लासेस से बना है। क्लासेस का अर्थ होता था कि व्यक्तियों का श्रेणी, अ डिवीजन ऑफ पीपल, या शस्त्रधारी समूह, या एक ऐसा समूह जो कि जिसके पास शस्त्र है, अ ग्रुप कॉल्ड टू आर्म्स, जो रक्षा के लिए। रोम में 578 से 534 ईसा पूर्व इस शब्द का प्रयोग रोमन समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किया जाता रहा। अब ये रेफरेंस दिया गया है, ज़रूरी नहीं है कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में बताया हो, लेकिन यहाँ पे हम वर्ग शब्द के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो रोम के एक राजा सेइवस तुलियस ने सैनिकों को उनकी संपत्ति के आधार पर 5 वर्गों में विभाजित किया था। इसके उपरांत वर्ग शब्द का प्रयोग मानव समाज में व्यक्तियों के विभिन्न श्रेणियों के लिए किया जाता रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पहला हमें एक एग्जाम्पल, उदाहरण जो मिलता है कि कहाँ से वर्ग की सबसे पहले निकला है, तो वो इन रोम के एक राजा के यहाँ पे जब उन्होंने सैनिकों को अलग अलग उनकी संपत्ति के आधार पर विभाजित किया 5 वर्गों में, वहाँ से आया है। उन्होंने अपने घोड़ों और शस्त्रों के आधार पर उनको विभाजित किया था। परंतु क्या व्यक्तियों का समूह मात्र वर्ग कहा जा सकता है? ये एक क्वेश्चन है जो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल व्यक्तियों का अगर समूह है तो क्या हम उसे वर्ग कह सकते हैं? कुछ विद्वानों ने समाज में वर्गों के विभाजन का आधार बौद्धिक स्तर बताया है। अब यहाँ पे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत निकल कर आते हैं कि बौद्धिक स्तर अगर सभी का समान है तो वहाँ एक वर्ग बनेगा, जिसका नहीं है उनका एक अलग वर्ग बनेगा। जबकि अन्य लोगों ने आय तथा संपत्ति के आधार पर इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है, और दूसरे जो लोग हैं उन्होंने आय यानी इनकम के आधार पर अलग अलग लोगों को बांटा है। संपत्ति के आधार पर भी लोगों को बांटा गया है तथा वर्गों की समाज में स्थिति के आधार पर इन्हें समझने का प्रयास किया गया है। तो कहीं ना कहीं वर्गों की समाज में स्थिति के आधार पर इन्हें समझने का प्रयास किया गया। तो कहीं ना कहीं जो उनकी स्थिति है, उनकी आय है, उनकी बौद्धिक स्तर है, उनकी संपत्ति है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीक़ों से बताया कि वर्ग इनके आधार पर होते हैं। अर्नेस्ट फिशर ने उचित लिखा है। अब देखिए, मार्क्स के वर्ग के जो सिद्धांत है उसके बारे में अर्नेस्ट फिशर ने लिखा कि मार्क्स वर्गों और वर्ग संघर्ष के ना तो आविष्कारक थे और ना ही इनके खोजी थे। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका ज्ञान लिवी एडम स्मिथ जैसे अनेक विद्वानों का था। मार्क्स का वर्ग और वर्ग संघर्ष के क्षेत्र में योगदान इन 4 बातों में निहित है। तो आइए देखते हैं कि मार्क्स का वर्ग और वर्ग संघर्ष कैसे कैसे घूमता है।
इससे पहले अर्नेस्ट फिशर ने बोला था कि मार्क्स ने खुद कुछ इनमें से नहीं देखा है, बल्कि ये जो लुई हैं और एडम स्मिथ हैं और इनसे पहले जो विद्वान रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं वर्ग के बारे में बताया है। अब ये जो 4 बातें हैं जिनमें इनके पूरे वर्ग का और वर्ग संघर्ष का योगदान निम्नलिखित सम्मिलित है, वो क्या क्या है। पहला, उन्होंने वर्ग के लक्षणों को निर्धारित करने का प्रयास किया। मार्क्स पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये लक्षण निकालने का, लक्षणों को बताने का जिम्मा उठाया कि क्या वर्ग के लक्षण होते हैं। दूसरा, उन्होंने वर्गों की उत्पत्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया। वर्ग कैसे उत्पत्ति होगी उसका भी उन्होंने विश्लेषण बताया। और थर्ड, उन्होंने यह दर्शाया कि किसी भी निश्चित समय में एक वर्ग का हित उत्पादक शक्तियों के विकास के अनुरूप होता है, अतः वे इस नवीन विकास के अनुरूप नई सामाजिक संरचना के लिए उत्साहित और प्रयत्नशील होते हैं, जबकि अन्य वर्ग परंपरागत रूप से स्थापित संरचना को ही बनाए रखने का प्रयास करते हैं क्योंकि उनके हित उसी परंपरा में निहित हैं। इसको समझने का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो बोलते हैं किसी निश्चित समय में, यानी मान लीजिए अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 में एक वर्ग और अन्य वर्ग, ये 2 वर्ग वो बोल रहे हैं। एक वर्ग तो वो होगा जो बोलेगा कि शक्तियों के विकास के अनुरूप, यानी कहीं ना कहीं एक वर्ग है जो बोल रहा है कि हाँ अच्छी बात है कि हम मोबाइल्स के टावर्स लगा रहे हैं, हर जगह रोड्स बना रहे हैं, हर जगह सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस नवीन विकास के ही रीज़न की वजह से हम, जैसे भारत देश है उसको बोलेंगे कि भारत कितना प्रोग्रेस करना है, ये सारी चीज़ें देख के ही करेंगे। लेकिन एक अन्य वर्ग होता है। अब देखिए रोड्स बन रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं, तो एक जो इंडिजीनियस समूह है, जो जनजातीय समूह है, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि यार तुम मतलब जनजाति समूह है ना, पहले तो देखिए सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि वो बोल पाएंगे या नहीं, वर्सेस जो हम लोग जितने भी ये हम लोग सिविलाइज्ड लोग हैं ना, जो हम सो कॉल्ड शहरों में रहने वाले हैं, जिनको हमेशा अपने बजट के अकॉर्डिंग रोड्स चाहिए, अच्छी लैंड चाहिए, लेकिन ये जो जनजाति समूह है उसके रोड्स ही क्यों चाहिए आपको? देखिए जब आपका एक घर रोड पे होता है ना और गवर्नमेंट बोल देती है कि अब आप इसे हम रोड चौड़ा जब करेंगे तो आपका घर जाएगा, हम आपको कंपनसेशन देते हैं, तो एक फैमिली केस लड़ती है गवर्नमेंट के खिलाफ। सोचिए हम जनजातियों से उनके जंगल छीन लेते हैं, उनका घर छीन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनजाति हैं वो उस परंपरागत रूप से उस संरचना को बनाए रखने का प्रयास करते हैं क्योंकि उनका हित उसी परंपरा में निहित है, तो उनका हित जंगलों में ही निहित है। आपको समझ आया? इसी आधार पर अपने आप में 2 वर्ग बन जाते हैं कि एक को चाहिए विकास, दूसरे को चाहिए जैसा है वैसा ही चलना है। उनका विश्वास, और फोर्थ जो उन्होंने बात बताई है वो ये बताई है उनका विश्वास, यानी मार्क्स का विश्वास था कि सर्वहारा वर्ग सभी वर्गों में अंतिम वर्ग है। इसकी मुक्ति इसी बात की मांग करती है कि सभी वर्गों का उन्मूलन कर दिया जाए और एक वर्ग विहीन, शासक विहीन समाज की स्थापना की जाए। यहाँ पे क्योंकि मार्क्स ने एक्चुअली क्या मार्क्स ने सबसे ज़्यादा जो बात की है वो उनके जो आसपास चल रहा था उस समाज की है, और वो था पूंजीवादी लोगों के बनने का समाज, और जो उसमें सर्वहारा वर्ग था जो उनको अपना श्रम देता था उसको, जिसे वो सर्वहारा वर्ग बोलते थे। तो देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए पूंजीवादी समाज की जब धारणा नींव रखी गई, जब हम फ्यूडल सिस्टम से यहाँ पे आए पूंजीवादी पे, तो पूंजीवादी स्टार्ट होता है जब आपका औद्योगिक क्रांति आती है। औद्योगिक क्रांति ने क्या किया कि पूंजी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी लोगों के हाथ में। आपकी एक फैक्ट्री ने अगर 100 चीज़ें बनाई हैं और 100 चीज़ों को आपने लगभग 1 लाख रुपीज़ में बेचा है, आप एक दिन में 1 लाख रुपीज़ बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास पूंजी बढ़ गई, तो आप पूंजी के पति कहलाए जाने लगे। लेकिन ये 100 चीज़ें बनाने में आपको काम में लेने के लिए मतलब कुछ मजदूर भी लगे, कुछ मशीन भी लगी, तो ये जो 50 मजदूर हैं ये भी तो एक वर्ग है, ये भी तो लोग हैं, ये भी तो मनुष्य हैं। इनका जो वर्ग है वो सर्वहारा वर्ग कहलाया गया, और इनको जिनको ये अपना श्रम देते थे उनको पूंजीपति बोला गया, और ये जो समाज बोला गया वो पूंजीवादी समाज बोला गया। आइए देखते हैं। तो अब ये बोलते हैं मार्क्स कि यह अंतिम वर्ग है। इस पूंजीवादी समाज के बाद जो हमारा समाज आएगा वो कैसा होगा? एक वर्गहीन, यानी वहाँ पे वर्ग नहीं होंगे, शासक भी नहीं होंगे, ऐसे समाज की स्थापना की जाएगी। ये
कोर कल्पना भी बोला जाता है मार्क्स का। कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं दुनिया की जहाँ पे ऐसी ऐसी धारणाओं के ऊपर पूरा का पूरा संविधान लिखा गया, जैसे रशिया एक ऐसी कंट्री है ना। लेकिन वहाँ पे भी शासक आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं शासक तो है, लेकिन समाज किस तरह से काम कर रहा है वो आपको देखना इम्पोर्टेंट है ना, समाजवाद को फॉलो करता है। मार्क्स, एंजल्स और लेनिन ने वर्ग संघर्ष की व्याख्या करने में भौतिकवाद को महत्वपूर्ण माना है। इनका कहना है कि वर्ग संघर्ष पूर्णतः राजनीतिक है। लेनिन के अनुसार वर्ग व्यक्तियों के बड़े समूह हैं जो इतिहास द्वारा निर्धारित सामाजिक उत्पादन की व्यवस्था की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, संबंध की दृष्टि से, जो कि अधिकांशतः निश्चित तथा अनियमित श्रम के सामाजिक संगठन की भूमिका की दृष्टि से तथा सामाजिक धन के हिस्से तथा उससे प्राप्त करने की दृष्टि से भिन्न भिन्न स्थिति रखते हैं। इसको पढ़ते हैं। वर्ग संघर्ष की व्याख्या करने में भौतिकवाद को महत्वपूर्ण माना है। भौतिकवाद, जो कि उन्होंने बोला था कि जो मटेरियल है ना, जो आर्थिक है, वही क्या करता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। इनका कहना था कि वर्ग संघर्ष पूर्णतः राजनीतिक है। लेकिन जो वर्गों के बीच में जो संघर्ष होता है वो किस चीज़ के लिए, किस उद्देश्य से होता है कि हम ऐसे समाज की स्थापना करें जहाँ पे जो जिनके पास शक्ति है और जो शक्ति चाहते हैं अटेंड करना, वो एक राजनीतिक पहलू है उसका। तो कहीं ना कहीं जो वर्ग संघर्ष है, जो इन दोनों के बीच का टकराव है, वो राजनीतिक है। लेकिन जो भौतिकवाद है वो आधार है समाज बनने का। आइए, लेनिन के अनुसार वर्ग बड़े व्यक्तियों के समूह। लेनिन क्या बोलते हैं वर्ग के बारे में कि वर्ग बड़े लोगों के समूह होते हैं, व्यक्तियों के बड़े समूह होते हैं जो इतिहास द्वारा निर्धारित सामाजिक उत्पादन की व्यवस्था की दृष्टि से और या उत्पादन की दृष्टि से, संबंध की दृष्टि से, अधिकांशतः निश्चित नियमित श्रम के सामाजिक संगठन की भूमिका की दृष्टि से, सामाजिक धन के हिस्से उससे प्राप्त करने की दृष्टि से भिन्न भिन्न स्थिति रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि जो वर्ग होते हैं वो कितने सारी दृष्टिकोणों से अलग अलग होते हैं। देखिए, संबंधों की दृष्टि से अलग अलग होते हैं, ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से अलग अलग होते हैं, सामाजिक उत्पादन की व्यवस्था की दृष्टि से अलग अलग होते हैं, भूमिका की सामाजिक संगठन की भूमिका की दृष्टि से अलग होते हैं, सामाजिक धन के हिस्से और करने की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। लेनिन की इस परिभाषा में वर्गों के संघर्ष को प्रमुख रूप से उत्पादन के संबंध के आधार पर किया गया। आप लेनिन को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी समझ के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे रीड किया। सामाजिक वर्गों का आधार आर्थिक है, परंतु वे आर्थिक आधारों से भी कुछ अधिक हैं। सामाजिक वर्ग वैधानिक और धार्मिक रूप में परिभाषित नहीं होते। मार्क्स के अनुसार सामाजिक वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन की इकाइयाँ। अब देखिए, खुद मार्क्स यहाँ पे कुछ ना कुछ सामाजिक वर्गों के बारे में बोल रहे हैं, जिसको आप अपने क्वेश्चन में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि सामाजिक वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन की इकाइयाँ तथा आर्थिक व्यवस्था द्वारा समाज में निर्मित श्रेणियाँ दोनों ही हैं। तो ऐतिहासिक परिवर्तन की इकाई भी क्या है? सामाजिक वर्ग। और आर्थिक व्यवस्था द्वारा समाज में निर्मित श्रेणियाँ, ये क्या है? सामाजिक वर्ग। वास्तव में केवल एक समान आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों का समूह ही वर्ग नहीं है, अपितु यह एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य अपने वर्ग के प्रति अथवा इसके चिन्हों के प्रति मानसिक चेतना रखते हैं। तो केवल एक समान आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों का समूह ही वर्ग नहीं है, अपितु यह एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य अपने वर्ग के प्रति तथा इसके चिन्हों के प्रति मानसिक चेतना या चेतना वर्ग की विभिन्न क्रियाओं चेतना रखते हैं। देखिए, वो बोल रहे हैं कि यही नहीं है कि हमारी जो स्थिति सेम है तो हमने एक वर्ग बना लिया और वही हम लोग आपस में क्या है, वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन आपका चेतना का पॉइंट ऑफ व्यू कि आप उस वर्ग का पार्ट हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये 100 रुपये सब लोग पर डे की इनकम कमा रहे हैं, ये एक वर्ग बन गया, ठीक है, कि भैया हम भी इसी कैटेगरी के लोग हैं, सपोज़ हम मिडिल क्लास लोग हैं, है ना। लेकिन आपका ये जानना कि भाई मैं 100 रुपये वाले वर्ग से रिलेटेड करता हूँ और मेरे ऊपर एक वर्ग है, मेरे नीचे भी एक वर्ग है, ये क्या है? आपकी वर्ग चेतना बताता है। आप वर्ग के प्रति मानसिक चेतना रखते हैं। चेतना आपकी विभिन्न क्रियाओं में देखी जाती है कि आपको इससे बेहतर करना है तो आप इस वर्ग में जाना चाहते हैं, इससे कम करेंगे तो इस वर्ग में पहुँच जाएंगे। ये चेतना इम्पॉर्टेंट है। ये चेतना कार्ल मार्क्स बताते हैं कि बहुत वर्ग को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है।
यद्यपि समाज में कितने वर्ग हैं इसके बारे में समाजशास्त्रियों की सहमति नहीं है, फिर भी अधिकांश विद्वान उच्च वर्ग, श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो ये 3 वर्गों के बारे में यूनिवर्सली बोला जाता है ना। उच्च वर्ग से तात्पर्य है समाज के अधिकांश स्रोतों के स्वामी, कहीं ना कहीं जो भी आपके अलग अलग काम में आने वाली चीज़ें हैं, जैसे ये टैबलेट है जिससे मैं आज ये बना रही हूँ, तो इसकी कंपनी है सैमसंग, सैमसंग के जो मालिक हैं वो क्या हैं, उच्च वर्ग से रिलेटेड हैं। श्रमिक वर्ग है ना, औद्योगिक श्रमिक, यहाँ पे उन श्रमिकों की बात हो रही है जो उद्योगों में लगे हुए हैं, लेबर, जैसे होंडा की कंपनी है, होंडा की कंपनी में एक श्रमिक वर्ग काम करता है। और बीच में आता है मध्यम वर्ग, अधिकांश सफ़ेद पोश तथा व्यवसायों में लगे हुए व्यक्ति। तो ना तो ये इतने पैसे वाले हैं कि आप इनको उच्च वर्ग की स्थिति में रखें, लेकिन हाँ सफ़ेद पोश, आप एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, ऐसा कुछ गवर्नमेंट का जॉब करते हैं, आईएएस पीसीएस वगैरह बनते हैं, तो आप मध्यम वर्ग की ही श्रेणी में आते हैं। और व्यवसायों में लगे हुए लोग भी इस श्रेणी में आते हैं और ज़्यादातर समाजशास्त्री इसको स्वीकार करते हैं। कैरियू हंट ने एक खास बात की ओर इशारा किया कि यह मार्क्स की ही विशेषता थी कि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग वर्ग संघर्ष के बारे में लिखने में त्याग दिया, परंतु उन्होंने कभी भी यह परिभाषित नहीं किया कि उनका वर्ग से क्या तात्पर्य है। देखिए, वर्ग के बारे में मार्क्स बातें बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताते, तो इसीलिए वो जो 4 पॉइंट पहले हमने डिस्कस किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बुक में जो बातें बताई गई हैं वर्ग के बारे में वो आपने, लेकिन ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया कि वर्ग से उनका क्या तात्पर्य है। यह प्रश्न उन्होंने पूंजी के तृतीय खंड यानी कैपिटल जो उनकी किताबें हैं उसके तृतीय खंड के अंतिम अध्याय में उठाया, परंतु उत्तर नहीं दिया। इस विषय पर विस्तृत विचार व्यक्त करने के पूर्व कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई। उस अंतिम अध्याय का शीर्षक ही वर्ग था। तो ये बहुत ही सैड है, कहीं ना कहीं अनएंडिंग स्टोरी है कार्ल मार्क्स की। बट एनीवेज, अब हम ये जानते हैं कि वर्ग के चारों तरफ के जो पहलू हैं वो क्या क्या है। तो पहला है कि वर्ग, समाज में वर्गों का विभाजन होता ही क्यों है ना। तो हम लोग नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें ये समाज में वर्गों का विभाजन क्यों, और उसके अलावा मार्क्स के वर्ग सिद्धांत की व्याख्या, और इसके बाद आई थिंक वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद इसको करेंगे, तथा मार्क्स के वर्ग सिद्धांत की आलोचना। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट आई थिंक इसके जस्ट बाद ही जो मैं करना चाहूँगी टॉपिक वो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या है। समाज में समाज के वर्गों का विभाजन क्यों, इसको नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।